हेलो दोस्तों, सर्वे की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें डायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग में क्या करते हैं हम लोग, यह एक बहुत ही सरल विधि है। इसमें दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एक सर्वेयर की और एक हेल्पर की। इसमें क्या होता है, दो पॉइंट होते हैं ए और बी। जैसे इनके बीच की डिस्टेंस काफ़ी दूर है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, लेकिन दोनों स्टेशन विजिबल हों, दिखाई देते हों, तो उन स्टेशन पे हम क्या करते हैं, पहले रेंजिंग रॉड लगा देते हैं। उन स्टेशन पे हम लोग पहले पहले क्या करेंगे, रेंजिंग रॉड लगा देंगे। अब जो सर्वेयर होगा वो थोड़ा सा स्टेशन ए से 300-400 मीटर की दूरी पर खड़ा हो जाएगा और हेल्पर को रेंजिंग रॉड लेकर बोलेगा कि ए और बी की सीध में जाए। हो सकता है वो कुछ दाएं बाएं भी हो जाए। तो जब वह यहाँ ऑब्जर्व जो हेल्पर होगा वो सर्वेयर की तरफ अपना चेहरा करके खड़ा होगा और रेंजिंग रॉड लगाएगा, तो जो सर्वेयर होगा वो देखेगा कि ए और बी के बीच में जो पी आ रहा है, जो पी रेंजिंग रॉड है, वो बिल्कुल सीध में, तीनों एक सीध में दिखाई देने चाहिए, तब तो ठीक है। अदरवाइज ये सर्वेयर जो होगा ऑब्जर्वर हेल्पर को बोलेगा दाएं बाएं हटने के लिए, तब तक वो रेंजिंग रॉड को इधर उधर करेगा जब तक ये तीनों एक सीध में ना आ जाए। जब तीनों एक सीध में आ जाएंगे तो यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड लगा देगा। फिर वो आगे बढ़ेगा, फर्दर ऐसा ही काम करेगा। वहाँ पे जाने के बाद जो ये रेंजिंग रॉड लगाएगा उसको ये ध्यान देना है, अब ये सर्वेयर देखेगा कि पूरे रॉड, जो चारों रॉड हैं रेंजिंग रॉड, ये आपके एक सीध में आने चाहिए, ठीक है। और ऐसे करके जहाँ पे एक्सेसिबल हो, जहाँ पे पहुँचना संभव हो, वहाँ पर ये डायरेक्ट रेंजिंग अपनाई जा सकती है। और जहाँ पे दोनों स्टेशन हमारे विजिबल हो तो उनके बीच में एक सीधी लाइन खींची जा सकती है। क्लियर है बात? ये बात होती है इसमें। इसी प्रकार ये ऐसे ही इंटरमीडिएट पॉइंट हम लोग स्थापित करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं और डायरेक्ट रेंजिंग हमारी कंप्लीट होती चली जाती है। सेकंड आता है रेंजिंग बाय लाइन रेंजर। जब लंबी रेखाओं का रेखन करना होता है और हो सकता है कि दो स्टेशनों के बीच में वहाँ पहुँचना नामुमकिन हो, तो वहाँ पर इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें केवल ऑब्जर्वर की ज़रूरत होती है और किसी और दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है, एक हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो बिल्कुल इस तरह का ऐसे होगा और यहाँ पे ऐसे पॉइंट होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस उपकरण में दो समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज ही प्रिज्म एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखी जाती हैं कि उनके कर्ण एक दूसरे को काटें, ठीक है। जैसे ये आपका है, ये आपका ये समद्विभुजी त्रिभुजी से यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे, ठीक। इनके बीच 45 डिग्री और इनके बीच 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ये इनके कर्ण ये भी 45 डिग्री के हो जाएंगे, 45, 45, 90, यहाँ पे 90। ये ए बी है और यहाँ पे भी होगा एक, जो यहाँ पे ऑब्जर्वर होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपाती किरणें परावर्तन के लिए दोनों प्रिज्मों के कर्णों को परावर्तित किया जाता है। तो जैसे बिंदु ए रहा आपका, ये यहाँ पर, ये बिंदु ये हो गया और ये बिंदु बी हो गया, ठीक है। ये रे गई हुई है, तो बिंदु ए तथा बी पर जिन पर आरेखन दंड लगे हुए हैं को देखते हुए प्रेक्षक अंदाज से अंतर्वर्ती बिंदु पी, ये जो पी पॉइंट है, पी के निकट अपना मुंह रेखा ए बी की तरफ करके खड़ा हो जाता है और उपकरण फलक ए बी, ये जो ए बी है, को अपनी आँख के तल पर लाकर देखता है। बिंदु ए से एक प्रकाश किरण ऊपरी प्रिज्म के कर्ण से परावर्तित होकर तथा रेखा ए बी के समकोण प्रेक्षक तक पहुंचती है, यहाँ तक। इसी प्रकार बिंदु ए से जो प्रकाश किरण ये चलती है, प्रिज्म से परावर्तित होकर दोनों दंड ए बी के प्रतिबिंब एक ही समय प्रेक्षक को उपकरण की फलक ए बी पर दिखाई देते हैं। यहाँ पे इधर का भी इमेज और इधर का भी इमेज, ये यहाँ पे इस पे जाएगा, यहाँ से परावर्तित होकर इस पे आएगा, ये जाएगा, यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ पे आएगा। जब दोनों एकदम कॉन्साइड करेंगे, जब दोनों एक दूसरे से कॉन्साइड करेंगे, यानी यहाँ पे होगा ना, प्रेक्षक उसी दिशा में ए बी के समकोण कुछ आगे अथवा पीछे भी हटेगा
जब तब तक हटता रहेगा जब तक दोनों प्रतिबिंब एकदम एक सीध में न दिखाया न हो जाए। नीचे बिंदु P रेखा AB पर स्थित होगा। ये जो P होगा रेखा AB पर स्थित होगा। उपकरण के हैंडल में लगे हुक से साहू लटकाकर अथवा कंकड़ गिराकर बिंदु P की शुद्ध स्थिति जमीन पर उतार ली जाती है, जिस पर बाद में आरेखन दंड गाड़ लिया जाता है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जैसे बिंदु P जो हो गया ये आपका इस लाइन AB पर हो गया, तो यहाँ पे आरेखन दंड लगा देंगे। फिर इंस्ट्रूमेंट को लेकर आगे पहुँचेंगे, फिर वहीं काम करेंगे। इन सबको एक सीध में देखेंगे इस मिरर पर। जब सीध हो जाएगा तो यहाँ पर एक कोई पॉइंट करके यहाँ भी रेंजिंग रॉड लगा देंगे, यहाँ भी रेंजिंग रॉड लगाएंगे। तो ये बाई लाइन रेंजर के माध्यम से हमारा बीच का आरेखन हो गया। अब एक थर्ड नेक्स्ट आता है, ये आता है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर रेसिप्रोकल रेंजिंग होती है, इसको अप्रत्यक्ष भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग या फिर अप्रत्यक्ष रेंजिंग। देखिए रेसिप्रोकल जो होती है जहाँ पर उबड़ खाबड़ जमीन हो या पर जहाँ पर न पहुँचा जा सके वहाँ के लिए होता है। जब दो बिंदुओं की सीध पर कोई टीला या ऊंची धरती आ जाए या इन दूरी में इनमें बीच की दूरी बहुत अधिक हो, जिसके कारण इन बिंदुओं पर लगे दंड आपस में दिखाई न पड़े, तो प्रत्यक्ष आरेखन संभव नहीं होता। इस स्थिति में इनडायरेक्ट रेंजिंग को अपनाना पड़ता है। इसके लिए दोनों मुख्य बिंदुओं के मध्य इंटरमीडिएट पॉइंट स्थापित किए जाते हैं, जहाँ से मुख्य बिंदु स्पष्ट दिखाई पड़े। ये इंटरमीडिएट पॉइंट निम्न प्रकार स्थापित किए जाते हैं। देखिए माना A तथा B दो ऐसे बिंदु हैं जो बीच में भूम आ जाने से आपस में नहीं दिखाई पड़ते। जैसे ये रहा आपका, ये ऐसे जाकर के ऐसे है, तो ये बिंदु ये रहा ये, और एक बिंदु B रहा यहाँ पे, ठीक है। एक मेरे पास भी रेड पेन थी, बिंदु ये भी है और ये आपकी क्या है, ये आपकी कोई पहाड़ है, धरती आ गई है बीच में, उबड़ खाबड़ ऐसे ऊंची टीला है, जिससे A B एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, तो दो बिंदु X और Y लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने X ले लिया और यहाँ पे Y ले लिया, तो X से A दिखाई दे रहा है और Y से B दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब दो सहायक हाथों में आरेखन दंड लेकर अंदाज से जरीब रेखा के जितना निकट हो सके ऐसे बिंदु X1 जरीब रेखा के जितना निकट हो X1 तथा Y1 पर खड़े हो जाते हैं, ताकि X1 पर खड़े व्यक्ति को Y1 व बिंदु B दिखाई दे, और इसी प्रकार Y1 पर खड़े व्यक्ति को X1 व A पर A बिंदु A नजर आए। यानी जैसे यहाँ मान लीजिए ये पॉइंट X पे गया, तो X से गया तो A भी दिखाई दे और B भी दिखाई दे। Y पर गया तो Y A भी दिखाई दे और ये B भी दिखाई दे, ठीक है ना। जैसे देखिए इसका हम बनाते हैं इसे, यहाँ से देखिए ये आपका ये पॉइंट ऐसे से जाएगा, यहाँ पे A B खड़ा है तो इसको ये दिखाई देगा, ये Y X और ये Y से X और ये दोनों दिखाई दे, और जो यहाँ पे खड़ा रहेगा इसको यहाँ से इसे B भी दिखाई दे, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे B भी दिखाई दे, और यहाँ से मतलब Y से X और A भी दिखाई दे और X से Y और B भी दिखाई दे। ऐसे सिचुएशन को देखना पड़ेगा। देखिए जैसे इसमें है, जैसे A है और B है, ये सीधी रेखा में हो गया, तो यहाँ से क्या करेगा, ये X1 एक टाइप किया, एक Y1 लिया, ठीक है। तो Y1 से जब खड़ा हो तो ये जो X1 है ये X1 Y1 से X1 और ये भी दिखाई दे, और ये B पॉइंट है, और यहाँ से जब X1 पे खड़ा हो तो B के यहाँ पे Y2 है, जैसे
तो x1 से y2 और b भी दिखाई दे, और y2 से जब देखे तो यहाँ पर उसे x2 भी दिखाई दे और a भी दिखाई दे। अब जब x2 से देखे b को तो यहाँ पर y3 भी दिखाई दे, ठीक। और जब y3 से देखे तो यहाँ पे x3 भी दिखाई दे और a भी दिखाई दे। ऐसे करते करते हम लोग पहुँचते हैं। तो बोलता है उपरोक्त क्रम का अनुसरण करते हुए अब x1 पर खड़ा व्यक्ति y1 पर आरेखन दंड लिए व्यक्ति को ऐसे बिंदु पर आने को कहेगा जो x1 व b की ठीक में सीध में हो। अब y2 वाला व्यक्ति x1 वाले व्यक्ति को बिंदु a की सीध में अर्थात x2 पर आने को कहेगा। अब x2 वाला व्यक्ति y2 को नए सीध बिंदु y3 पर आने को कहेगा। यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों व्यक्ति अपने नए स्थान ग्रहण करते हुए x तथा y बिंदु पर नहीं आ जाते। अब x तथा y पर आरेखन दंड गाड़ दिए जाते हैं। अब a x y तथा b चारों बिंदु एक सीध में हो जाते हैं फिर, ठीक है ना। आपका ये साइड से वर्क होता आएगा। एंड नेक्स्ट आता है आपका घाटी में रेसिप्रोकल सर्वे। ये जैसा आपका टीले पर हाइट पर हो गया था, अब नेक्स्ट आएगा रेसिप्रोकल रेंजिंग अक्रॉस अ वैली। घाटी में इसका हिंदी नाम है अप्रत्यक्ष या अन्योन्य, नाम दोनों में लिख दे रहा हूँ, या अप्रत्यक्ष ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। अप्रत्यक्ष आरेखन घाटी बोले तो आपकी घाटी कैसे रहेगी, ऐसे करके रहेगी, ऐसे ऐसे करके, ठीक। अब मान लीजिए ये आपका एक आरेखन दंड है और एक ये है। अब एक लोग इधर से देखेंगे और एक लोग इधर से, ठीक है। ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। अब यहाँ से क्या करता है, यहाँ से जब देखेगा ये तो इसके फुट को देखेगा ये, ठीक है। और ये जो देखेगा ये भी इसको आगे की तरफ देखेगा। मान लो घाटी के आर पार दो सर्वेक्षण बिंदु ए तथा बी हैं और उनके सीध में अंतर्वर्ती बिंदु पी क्यू, जैसे यहाँ पे हो गया पी क्यू एक्स वाई, यही स्थापित करने हैं। प्रथम चरण में ए पर खड़ा सर्वेक्षक अपने सहायक को बिंदु बी की सीध में इस प्रकार आने को कहेगा कि उसके आरेखन दंड का शीर्ष टॉप तथा बी पर गाड़े गए आरेखन दंड का बॉटम एक रेखा में आ जाए, ठीक है। यह नया बिंदु x होगा, यानी इसको बोलेगा ये कि इसका जो ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट ये वाला, यहाँ पे एक पॉइंट x होगा। ये b को यहाँ x पॉइंट पर ऐसे स्थिति में आने को बोलेगा कि इसका जो झंडी का टॉप है इसके आई साइड के एकदम आ जाए, आई साइड पे आ जाए, जहाँ पे बिंदु x होगा, जहाँ पर एक दंड काट दिया जाता है। अब सर्वेक्षक सहायक को एक और आरेखन दंड लेकर अब अन्य निचले बिंदु y पर आने को कहेगा, जहाँ से x पर गाड़े गए दंड का पाद y दंड के टॉप से होते हुए आए। यानी यहाँ से जो है, यहाँ से जो ऑब्जर्वर लाइन जाएगा, ये पॉइंट जा रहा है इसके यहाँ पे ये y का ये टॉप है, यानी इसका बॉटम का y के टॉप से होते हुए इसके ऑब्जर्वर लाइन तक जाए। अब वहाँ पे y दंड गाड़ दिया जाता है। इस प्रकार a x y तथा b एक सीध में हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे चरण में सर्वेक्षण बिंदु बी पर घाटी के दूसरे सिरे पर आ जाएगा, ठीक। ये सर्वेक्षक उधर जाएगा, इधर वाले को उधर बोल देगा। अब और सहायक को ऐसे बिंदु पर खड़ा होने को कहेगा ताकि उसके दंड का शीर्ष तथा आरेखन दंड एक सीध में आ जाए। यानी यहाँ पे ब्लू वाली पेन किधर गई, अब जब यहाँ पर पहुँच गया तो ये पॉइंट यहाँ पे बोलेगा लेने के लिए p को
यहाँ पे पी को यहाँ पे बोलेगा लेने के लिए कि आपका ये इसका बॉटम इसके से लगते हुए तब इसके आई साइड तक पहुँचे, ठीक है। और फिर यहाँ से जो इसकी लाइन ऑफ साइट होगी ये वाली इसके बॉटम पे यहाँ से टच करते हुए एक पॉइंट और आए, इसे पी क्यू बोल देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब ये आरेखन हो जाएगा तो यहाँ पे बी पी क्यू और ए एक सीध में हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब ये सब सिद्ध हो जाएंगे ए बी भी सिद्ध हो जाएगा तो पी क्यू एक्स वाई तथा मुख्य बिंदु ए तथा बी एक सीधी रेखा में स्थापित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इसकी लाइन ऑफ साइड से एक का बॉटम देखना है, दूसरे का टॉप देखना है। वैसे इसके लाइन ऑफ साइड से एक का टॉप देखना, इसके बॉटम से इसका टॉप, इसके बॉटम से इसका टॉप देखना है, तो ये आपके एक सीध में आ जाते हैं। इस पर आगे चल के न्यूमेरिकल भी है और न्यूमेरिकल के समय में देखेंगे इसको। नेक्स्ट आता है रैंडम लाइन रेंजिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रैंडम लाइन रेंजिंग। रैंडम लाइन रेंजिंग, तो रैंडम लाइन रेंजिंग में देखिए क्या होता है। यह जब सर्वेक्षण रेखा घने जंगलों के बीच से गुजर रही हो और सिरों के दोनों स्टेशन आपस में न दिखाई दे रहे हो, ठीक, तथा बीच के भी कोई अन्य बिंदु न दिखाई दे हो, तो इस समय आरेखन की रैंडम लाइन विधि अपनाई जाती है। सर्वेक्षण रेखा पर कोई ऊंची लंबी दीवार आ जाए अथवा अंतिम स्टेशन किसी गहरी खाई में स्थित हो तब भी यह विधि ठीक रहती है। रैंडम लाइन रेंजिंग में मुख्य रेखा की दिशा में अनुमान से एक रेखा रैंडम लाइन खींची जाती है और इस रैंडम लाइन की मदद से मुख्य सर्वेक्षण रेखा पर अंतर्वर्ती बिंदु स्थापित किए जाते हैं। जैसे मान लिया इसका प्रोसेस है ए और बी क्या है, एक सर्वेक्षण रेखा है जो घने जंगल से निकल रही है और अंतिम तथा मध्यवर्ती कोई भी स्टेशन आपस में नहीं दिखाई दे रहा है। ये इधर बीच के कोई स्टेशन नहीं दिखा रहा है, नहीं लास्ट स्टेशन दिखाई दे रहा है। तो सर्वेक्षण रेखा ए बी के अनुमानित दिशा में कोई उपयुक्त रेखा ए बी डैश वाई डाल देते हैं। जैसे यहाँ से ए बी डैश वाई, ए बी डैश वाई डाल देते हैं जो जंगल अथवा बाधा से हट कर निकले, थोड़ा जंगल से बाहर निकल के इस पे साफ साफ देख सकें हम लोग। इस रेखा पर कई ऐसे बिंदु ढूंढें जहां से सर्वेक्षण रेखा का स्टेशन बी साफ साफ दिखाई पड़े। लोग कोई ऐसा बिंदु ढूंढें जहां से बी स्टेशन साफ साफ दिखाई दे और इस बिंदु से निकाला गया लंब स्टेशन बिंदु बी को छुए, अतः रेखा ए बी डैश तथा रेखा बी बी डैश की दूरी शुद्धता से नाप लें। जैसे ये रहा आपका पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट बी बी डैश है, बी डैश यहाँ से 90 डिग्री डाला हमने बी पर, ठीक, ये 90 डिग्री पर होना चाहिए। ऐसे ही डी डैश पॉइंट लिया हमने, यहाँ से भी 90 डिग्री पर, ये डी पॉइंट आ गया। फिर ऐसे सी डैश पॉइंट लिया, यहाँ से 90 डिग्री पर सी आ गया, ठीक, सारे 90 डिग्री पर। तो अब रेखा ए बी डैश या ए बी डैश और बी बी डैश को मेजर कर लेंगे। अब ए बी डैश बी बी डैश को मेजर कर लेंगे तो एक बेस बन जाएगा, एक परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो ए बी के बीच की डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी। तो यहाँ पर रख देंगे ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट में ए बी डैश का स्क्वायर प्लस बी बी डैश का स्क्वायर। यानी ये लाइन जो है हमारा इनएक्सेसिबल है, जो दिखाई नहीं दे रही है, जहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं और यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब इससे ए डी डिस्टेंस निकालना होगा तो ए डी डैश को मेजर कर लेंगे, डी डी डैश को मेजर कर लेंगे, फिर ए सी डैश को मेजर कर लेंगे, सी सी डैश को मेजर कर लेंगे। तो इससे हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी हर पॉइंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बोलता है आरेखन कार्य में हस्त संकेतन, हैंड सिग्नल्स इन रेंजिंग। भाई रेंजिंग में जैसे दूर दूर तक का हमें क्या करना है, सर्वे करना है। सर्वेयर जो है हेल्पर को दूर दूर से बोलना है, तो या तो फिर मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, ठीक है। तो उस समय जब पुराने समय में मोबाइल नहीं था तो हाथ से ही सिग्नल दिए जाते थे। और हाथ से कैसे सिग्नल दिए जाते थे, जैसे
सर्वेक्षक द्वारा हस्त संकेतन, दाएं भुजा फैलाकर तेजी से हिलाना। तो उसके लिए क्या होगा, अपनी बाईं ओर तेजी से चलो। ठीक है, यहाँ देखते भी रहो तुम लोग। ठीक, जैसे वो दाईं भुजा को फैलाकर तेजी से हिलाएगा तो इसका मतलब क्या है, उसके क्योंकि वो उल्टा खड़ा रहता है ना, तो दाईं तरफ का हाथ अगर ये हिलाता है सर्वेक्षक, तो सहायक के लिए निर्देश होता है कि अपने बाईं ओर चलो। दाईं भुजा फैलाकर थोड़ा धीरे धीरे हाथ हिलाएगा तो इसका मतलब बाईं ओर ही चलो लेकिन धीरे चलो। दाईं भुजा पूर्ण फैला देना, यानी अपनी बाईं ओर चलते रहो। फिर दाईं भुजा ऊपर करके दाईं ओर फैलाना, ऊपर की ओर करके तब फैलाना, इसका मतलब दंड को अपने बाएं गाड़ दो। दोनों भुजाएं सिर के ऊपर उठाकर ऊर्ध्वाधर एकदम से नीचे लाना। ठीक, दोनों भुजाओं को ऐसे लाकर ऐसे नीचे लाना, इसका मतलब आरेखन सही है, तुम बस वहीं पर उसको गाड़ दो। फिर दोनों भुजाएं सामने फैलाकर क्षैतिज शीघ्रता से नीचे लाना, यानी आरेखन दंड को गाड़ दो। ठीक है, उसको आरेखन सही है, आरेखन दंड को गाड़ दो। यहाँ बोला बाएं भुजा के संकेतन भी इसी प्रकार समझे जाएंगे, यानी ध्यान रहे सहायक का मुंह सर्वेक्षक की तरफ रहेगा और सर्वेक्षक का दायां सहायक का बायां पक्ष होगा। ठीक, अगर ये फिर सर्वेक्षक बायां हाथ से ही सब सारे इशारे करेगा तो सहायक को दाएं की ओर मुड़ना पड़ेगा, यानी जस्ट अपोजिट। यदि दूरी अधिक है तो सर्वेक्षक अपने हाथ में रंगीन रुमाल पकड़ ले। जैसे दूरी ज़्यादा है, हाथ से दिखाई नहीं दिया जा रहा है, तो क्या करते हैं, हाथ में रुमाल पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। यानी आज के चैप्टर में हमने परपेंडिकुलर निकालना सीखा, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर निकालने के लिए जो यूज किया जाता है कुछ इंस्ट्रूमेंट, जैसे ओपन क्रॉस स्टाफ, प्रिज्मिक क्रॉस स्टाफ, इसके बारे में सीखा। और उसके बाद इनका समायोजन सीखा। फिर उसके बाद चैन लाइन का रेंजिंग करना, डायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग, रैंडम लाइन रेंजिंग, ये सीखा। ठीक है, इतनी हुई। और इसके बाद कुछ हस्त संकेतन भी सीखे। तो सर्वे का काम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही सरल भी होता है। ठीक है, और इसमें आपका वर्क भी ज़्यादा सही से हो जाता है, ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन इसमें मेहनत होती है भाई। ठीक है, मेहनत करेंगे तो पैसा कमाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे पैसा नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, तो एक दिन भाई अब तो जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट हैं उस हिसाब से सर्वे होता है। आप एक दिन में हो सकता है 10 किलोमीटर भी सर्वे कर लें, हो सकता है आप 2 ही किलोमीटर सर्वे कर पाएँ। तो इसमें पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलते हैं, तो जितने किलोमीटर करेंगे आपको उतने ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। ठीक, तो सर्वे भी आपको करना भी है, तो ऐसा ही नहीं कि जल्दी जल्दी करना है तो आपको गड़बड़ भी करना है। काम की एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, एरर भी कम होने चाहिए, और काम भी सही समय पर पूरा होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ऐसे हो गया। तो अभी हम लोग ये जरीब सर्वेक्षण कर रहे हैं, फिर आगे लेवलिंग है, लेवलिंग पढ़ेंगे, उसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं कुछ, फिर कंपास सर्वेइंग है। तो ऐसे करते हम लोग तेज़ी में थोड़ा बढ़ेंगे। और आप लोग बुक तो है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे मैं सीट आपको भी दे रहा हूँ, पढ़ भी लीजिएगा आप लोग। हो सके तो मैं PDF में भी कन्वर्ट करके आप लोगों को ये भेज दिया करूँगा। बाकी जितने भी डाउट्स होंगे आपके जूम ऐप पर, आप लोग डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, और जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट्स आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यहीं तक, फिर अगले टॉपिक्स जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।